जय हिंद बच्चों, मैं दीपाली हसनाले मेरी यूट्यूब चैनल डीप रिसर्च स्टडी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कुछ नए टॉपिक्स। देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे उपबोली को, जिसे अंग्रेज़ी भाषा में सब डायलेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे बोली को, जिसे अंग्रेज़ी भाषा में डायलेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे उपभाषा को, जिसे अंग्रेज़ी में सब लैंग्वेज कहते हैं। और आखिर में हम जानेंगे भाषा को, जिसे अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो है उपबोली। उपबोली को हम सब डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बोली से छोटा रूप होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। तो देखिए, किसी भी भाषा का वह अत्यंत ही अल्प विकसित रूप जो किसी अत्यंत छोटे से क्षेत्र जैसे गांव, कस्बे अथवा मोहल्ले में बोली व समझी जाती है, उपबोली कहलाती है। बच्चों, आपको थोड़ी थोड़ी सी ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं और अच्छे से इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, उपबोली हम ऐसी भाषा को कहते हैं जो भाषा का अर्थात हमारी जो प्रमुख भाषा होती है उसका अत्यंत ही अल्प विकसित मतलब कम डेवलप्ड, ठीक है, कम डेवलप्ड रूप होती है और बहुत ही छोटे से एरिया, क्षेत्र मतलब कि एरिया में, जैसे कि गांव या कस्बे या फिर मोहल्ले में ही बोली व समझी जाती है। ऐसी भाषा को, ऐसी अल्प विकसित छोटे से एरिया में बोले जाने वाली भाषा को ही हम उपबोली कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है पश्चिमी खड़ी बोली, जो कि पंजाबी भाषा से प्रभावित है, पूर्वी खड़ी बोली, पहाड़ ताली और बिजनौरी। ये चारों ही हमारी हिंदी भाषा की जो खड़ी बोली है, इसकी उपबोलियाँ हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने अलग से आपके लिए हाईलाइट करके लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसके नोट्स बना पाए। देखिए, एक बार रिपीट कर रही हूँ इसे। खड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है पश्चिमी खड़ी बोली, जो कि पंजाबी भाषा से प्रभावित है। ठीक है, दूसरी है पूर्वी खड़ी बोली, तीसरी है पहाड़ ताली और चौथी है बिजनौरी। ठीक है बच्चों, ये हमारी हिंदी भाषा की खड़ी बोली जो बोली है उसकी प्रमुख उपबोलियाँ है। ठीक है बच्चों, मैं एक छोटा सा रिलेशन उपबोली, बोली, उपभाषा और भाषा में बता देती हूँ, ताकि आपको उपबोली जल्दी से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, उपबोली जो होती है ये भाषा का सबसे छोटा रूप होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये मैंने किसको दर्शाने का प्रयास किया है, ये हमारी उपबोली है। ठीक है बच्चों, ये हमारी उपबोली है। इससे बड़ी होती है हमारी बोली। ठीक है ना बच्चों, इससे बड़ी क्या होती है, हमारी बोली। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी उपभाषा की, अर्थात उपभाषा जो होती है बच्चों, ये हमारी बोली और उपबोली दोनों से ही बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद आखिर में बारी आती है हमारी भाषा की। ठीक है बच्चों, यह है हमारी भाषा। क्लियर, भाषा सबसे बड़ी होती है, अर्थात अब हम परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में बताया गया है किसी भी भाषा का वह अत्यंत ही अल्प विकसित रूप। ठीक है, ये हमारी भाषा है, भाषा का सबसे छोटा रूप। ठीक है, जो कि कम डेवलप्ड है, बहुत ही छोटे से एरिया में ही बोली व समझी जाती है। ठीक है, ऐसी बोली या भाषा को ही हम क्या कहते हैं,
उपबोली कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको उपबोली बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों, यदि अभी तक मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे याद से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है उपबोली की विशेषताएं। उपबोली की विशेषताओं में पहली विशेषता है उपबोली किसी भी भाषा का अत्यंत ही छोटा सा रूप है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा रूप है, अर्थात यह भाषा का सबसे छोटा रूप है। भाषा सबसे बड़ी होती है, ठीक है, इसका सबसे छोटा सा कम डेवलप्ड रूप जो कि छोटे से ही एरिया में बोली जाती है, ऐसी बोली या भाषा को हम क्या कहेंगे? उपबोली कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है हमारी दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता है यह अत्यंत छोटे से क्षेत्र जैसे गांव, कस्बे या फिर मोहल्ले में ही बोली व समझी जाती है तथा इस क्षेत्र से बाहर निकलते ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब कि देखिए, मान लीजिए ये कोई गांव है, ठीक है, ये क्या है? एक गांव है, यहीं पर ही उपबोली बोली जा रही है। जैसे पश्चिमी खड़ी बोली मान लीजिए ये इसी एरिया में बोली जाती है। जैसे ही हम इस एरिया से बाहर निकलेंगे वैसे ही इस उपबोली का प्रभाव, अर्थात ये पश्चिमी उपबोली का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी बोले जाने वाली भाषा को, या फिर हम बोल सकते हैं बोली को, या फिर हम बोल सकते हैं उपभाषा को ही हम क्या कहेंगे? उपबोली कहेंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है उपबोली की विशेषता का, इसका केवल मौखिक रूप ही देखने को मिलता है, लिखित रूप नहीं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है बच्चों कि जो भाषा बहुत ही कम एरिया में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है, और जैसे ही हम उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं और वैसे ही उस भाषा का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसी कारण हमें इसका केवल मौखिक रूप, मतलब ये केवल हमें बातचीत के रूप में ही देखने को मिलेगी, इसका लिखित रूप हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, उपबोली का चौथा पॉइंट है इसकी कोई निर्धारित लिपि नहीं होती है। बच्चों, मेरा पिछला वीडियो लिपि और लिप्यंतरण पर आधारित था। यदि आप में से किसी ने मेरा पिछला वीडियो लिपि और लिप्यंतरण वाला नहीं देखा हुआ है तो आप सबसे पहले लिपि और लिप्यंतरण वाला मेरा वह वीडियो देख लें, ताकि आपको लिपि और लिप्यंतरण इन दोनों में ही अंतर अच्छे से समझ में आ जाए। अभी के लिए बच्चों मैं केवल आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग, अर्थात लिखने का तरीका, या फिर हम बोल सकते हैं लिखने की शैली, कि आप किस तरह से वर्णों को लिखते हैं। ठीक है, किस तरह से आप अक्षरों को बनाते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। और लिप्यंतरण का मतलब होता है किसी एक भाषा की लिपि को किसी दूसरी भाषा की लिपि में परिवर्तित कर देना ही लिप्यंतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों, यदि आपको अपने किसी फ्रेंड को मैसेज करना हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, तो आप में से अधिकांश बच्चे मैसेज को अंग्रेज़ी भाषा में टाइप करते हैं, लेकिन उसकी भाषा होती है हिंदी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? वास्तव में लिप्यंतरण कर रहे हैं। मतलब कि आप हिंदी भाषा को उसकी देवनागरी लिपि में न लिखते हुए अंग्रेज़ी भाषा की रोमन लिपि में आप लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? एक भाषा की लिपि को दूसरी भाषा की लिपि में परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात कि आप हिंदी की देवनागरी लिपि को अंग्रेज़ी की रोमन लिपि में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? लिप्यंतरण कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिपि और लिप्यंतरण क्या होता है। ठीक है, तो आगे अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। आगे है उपबोली की पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता है उपबोली का व्याकरण नहीं होता है। बच्चों,
जाहिर सी बात है, जिस बोली को केवल मौखिक रूप में ही बोला जाता है, इसका लिखित रूप नहीं है क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं होती है, तो हम लिखेंगे कैसे? और जब इसका कोई लिखा हुआ रूप ही नहीं है तो इसका व्याकरण कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि उपबोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद उपबोली की छठी विशेषता है, इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, साहित्य का मतलब होता है बच्चों, जितनी भी कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास इत्यादि चीज़ें जो भी हमें पढ़ने में, सुनने में, लिखने में या फिर समझने में आनंद देते हैं, ठीक है, ऐसी लिखित रचनाओं को हम क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। ठीक है, जैसे कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, निबंध हैं, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? साहित्य में आती हैं। ठीक है बच्चों, तो साहित्य आपको समझ में आ गया होगा कि साहित्य क्या होता है। तो यहाँ पर 6th पॉइंट में क्या बताया गया है कि उपबोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिस भाषा को केवल मौखिक रूप में बोला जाता है, इसका लिखित रूप नहीं होता है, लिपि भी नहीं होती है, व्याकरण नहीं होता है, तो साहित्य की रचना कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उपबोली का कोई साहित्य नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार की साहित्य की रचनाएं नहीं होती है। ठीक है, 7वां पॉइंट है उपबोली की विशेषता का, इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब ये जो भाषा होती है ये छोटे पैमाने पर ही बोली जाती है, एक छोटे से एरिया में ही गांव के लोगों के द्वारा बोली जाती है या छोटे से मोहल्ले, कस्बे में ही बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं की जा सकती है। ठीक, क्योंकि इसकी लिपि नहीं होती, इसका व्याकरण नहीं होता, तो हम पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? ठीक है, 8वां पॉइंट है उपबोली की विशेषता का 8वां पॉइंट है, उपबोली को कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, उपबोली सबसे छोटा रूप है। ठीक है, इसकी कोई लिपि, व्याकरण, साहित्य या लिखाई पढ़ाई नहीं है, तो इसी कारण से इसको कानून के द्वारा मान्यता भी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, 9वां पॉइंट है हमारा उपबोली की विशेषता का, इसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब जाहिर सी बात है, यदि उपबोली को कानून की मान्यता ही मिली हुई नहीं है तो वह सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग कैसे की जा सकती है? ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उपबोली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट है हमारा उपबोली की विशेषता का, अर्थात 10वां पॉइंट है, उपबोली में केवल अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बोलकर ही दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ बोलने हेतु नए नए शब्दों को स्थानीय लोगों के द्वारा विकसित कर लिया जाता है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि उपबोली का प्रयोग हम केवल हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को या फिर इच्छाओं को बोलकर दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और लोग क्या करते हैं कि अपने मन में आने वाले नए नए शब्दों को गढ़कर वो बोलते हैं। ठीक है, और उनका प्रयोग वाक्यों में करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से उपबोली में हमें बहुत सारे नए नए स्थानीय शब्द देखने को मिलते हैं। क्लियर? अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि उपबोली का प्रयोग केवल बोलने के लिए किया जाता है और लोग क्या करते हैं, अपने मन में आने वाले जो जो नए नए शब्द होते हैं वो खुद ही विकसित कर लेते हैं और खुद से ही उनका प्रयोग बोलचाल में करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अर्थात आपको उपबोली अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अभी इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, बोली के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।